अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। आप खैरियत से हैं? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? दुआएं आपकी, नाम अल्लाह का एहसान। सर, आज हमने आपके साथ शायरी के मौजू पर गुफ्तगू करनी थी। तो शायरी के मौजू पर चलने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि इंसान हैवान नातिक है, तो ये जो नुत्क की सलाहियत है, ये इंसान को क्या शर्फ बख्शती है और इसको बाकी मखलूकात से कैसे मुमताज करती है? जो अमूमी तौर पर हम समझते हैं कि जानवरों के पास बोलने की सलाहियत नहीं है, उस बुनियाद पर हम बात कर रहे हैं। क्योंकि कुरान मजीद से दूसरी बात मालूम होती है कि वो बहुत समझदार हैं, वो भी आपस में बातें करते हैं। नुत्क जो है वो दो चीज़ों का उसे मजमुआ है। ये एक समझ, कि हम एक समझ रखते होंगे तो हमें ये चीज़ कर सकेंगे। और दूसरा यह है कि हम आवाज़ों को मीनिंग के साथ एसोसिएट करें, तो फिर उस एसोसिएशन ऑफ मीनिंग को सुनने वाला भी समझ सके। तो मतलब पानी एक आवाज़ है, पानी दो आवाज़ों का मजमूआ है। इन इस जो दो आवाज़ों का ये मजमूआ है, इसके साथ आप भी जानते हैं, पाकिस्तान उर्दू बोलने वाले सारे ही लोग जानते हैं कि इसके साथ एक लिक्विड को हमने एसोसिएट किया इस साउंड के साथ। तो ये हजारों आवाज़ें हैं जो हमारे दिमाग में होती हैं और उनके साथ मानी एसोसिएटेड हैं, जो जैसे हम बोलेंगे या बोलना चाहेंगे या सुनेंगे तो वो दिमाग में खुद ब खुद पॉप अप करते और अपने मीनिंग अदा करते रहते हैं। ये सलाहियत हम समझते हैं कि जानवरों में नहीं है। तो दो चीज़ें हो गई, एक पीछे समझ, अकल कह लीजिए, जहानत कह लीजिए, और साथ ही आवाज़ों का वो पहचानना, आवाज़ों को मीनिंग देना। क्योंकि हम जानवरों में देखते हैं कि वो इतनी इतनी ज़्यादा आवाज़ें नहीं निकालते हैं। लेकिन ये भी हमारा चूंकि मुशाहिदा ऐसा है, मसलन चीनियों को अगर आप सुने, अगर आपको चीनी लैंग्वेज नहीं आती, तो बस वो आवाज़ें निकालते सुनाई देंगे जैसे जानवरों की आवाज़ें होती हैं। हम उनकी जो बारीक अल्फाज हैं उनको पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें उनकी पहचान नहीं है। ठीक है। तो क्या जानवर भी ऐसे ही कर रहे हैं जैसे चीनी कर रहे हैं हमारे लिहाज से? तो क्या हम चीनियों को गूंगा समझें, जानवर समझें, क्या करें? तो ये एक मुश्किल सवाल है। लेकिन बहरहाल हम अपने आप को इसी एतबार से बेहतर समझते हैं कि हमारे अंदर सोचने समझने की सलाहियत है और हम बोल सकते हैं। बोल सकने का मतलब क्या है कि मैं मेरे दिमाग में आने वाले ख्याल को मैं अपने लफ्ज़ों में बयान कर सकता हूँ, अपने लफ्ज़ों में ट्रांसलेट कर सकता हूँ अपने ख्याल को। ये आपको भी ज़िंदगी में तजुर्बा हुआ होगा कि बाज़ औक़ात हमें अल्फाज नहीं मिल रहे होते, ख्याल हमारे दिमाग में आ जाता है लेकिन उसको बयान करने के लिए अल्फाज नहीं मिल रहे होते। तो जितना आदमी अच्छा होगा बोलने में, उतना ज़्यादा उसके पास वोकेबलरी होगी, अल्फाज होंगे या एक्सप्रेशंस होंगे जिसमें वो अपनी बात को बयान कर सके। तो यही बस हमारे पास एक बड़ी आला सलाहियत है, इसमें कोई शुबा नहीं। इसी से उलूम ट्रांसफ़र होते हैं, इसी से हम इस काबिल हुए कि किताबें लिख सकें। अब किताबों में हम क्या करते हैं कि हमने वो आवाज़ें जो हम निकालते हैं उनके लिए सिंबल्स बना लिए। कि मतलब पानी की आवाज़ के जो पे है वो हमने एक ख़ास शक्ल बना ली। ये भी कोई स्टैंडर्ड नहीं है। मसलन यही आवाज़ पी की शक्ल में अंग्रेज़ों ने बनाई, और पे हमने बना लिया किसी और ज़ुबान में। उसके लिए कुछ चीनी ज़ुबान में पे की साउंड के लिए कुछ और तरह की शक्ल हो गई, हिंदी ज़ुबान में कुछ और तरह की शक्ल है। तो वो भी कोई स्टैंडर्ड नहीं था, वो भी हमने हर ज़ुबान ज़ुबान वालों ने अपने लिए अलग सिंबल्स बना लिए उसके। तो अब हमने जब लिखा हुआ पे अलफ पा देखा और नूनिया नहीं देखा, तो हमने कहा कि ये पानी की आवाज़ है, एक शक्ल दे दी। जब ये लफ्ज़ की शक्ल हमने उसको दे दी, अब हर आदमी जो इस शक्ल को पहचानता है, वो वही अपने दिमाग में आवाज़ जो सुनता है पानी की, वही वहाँ पढ़ रहा होता है या देख के उसको समझ रहा होता है। तो ये जो पानी की आवाज़ है, ये हमारे लिए एक मुस्तकिल तौर पर इतनी बड़ी चीज़ बन गई। अब मैंने पानी लिख दिया, अरस्तू ने पानी लिखा था अपनी जुबान में, और वो मैं आज भी समझता हूँ। अजीब व गरीब बात है। यानी आप देखिए कि उसके सैकड़ों हजारों साल के बाद अरस्तू की किताबें मुसलमानों के अंदर आई, तो यहाँ उसने अपने असरात डाले। फिर हमारे मुसलमानों से यूरोप में गई तो वहाँ उसने अपने असरात डाले।
तो लैंग्वेज इस तरह की खूबसूरत चीज़ है कि हमारा जो भी हम आइडिया लिख देते हैं वो सदियों के लिए महफूज हो गया। और अगर हम उस जुबान को जानते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं, तो वो अपना असर, अपना इल्म, तो इल्म की हिफाजत हो गई। मैं अपने दिमाग की ख्यालात को अपने लफ्ज़ों में बयान कर सकता हूँ, फिर उनको हम लिख कर महफूज कर सकते हैं ताकि दूसरे लोग, मतलब मेरी और आपकी बात हो रही है तो बस मैंने आपने सुनी और ख़त्म हो गई, लेकिन मैंने लिख दी या अब हम रिकॉर्ड कर लेते हैं तो वो कितने लोगों के काम आती है। तो ये प्रोसेस है जो चलता रहता है। तो सुनना, बोलना और लिख सकना ये नुत्क के अंदर आता है, तीनों चारों चीज़ें। ठीक। सर, अब हम शायरी की बात करते हैं। तो शायरी को यूजली कहा जाता है कि एक इब्लाग की एक लतीफ तरीन सूरत है। तो शायरी अपनी जात में बेसिकली है क्या, और ये नसर से किस तरह मुख्तलिफ है? देखिए, शायरी और असल में दोनों ही लिसान का हिस्सा है, जुबान का हिस्सा है हमारी। हम बोलते हैं, पैगाम रसानी करते हैं। लेकिन आप देखिए कि मैं एक काम करूं, कुर्सी बनाऊं मसलन, तो बस दो चार लकड़ियां लूं, दरख्त की वैसे ही शाखें लेकर उसको मैं कुर्सी बना सकता हूं, तो कुर्सी बन गई। लेकिन एक तरखान क्या करता है कि उसको पॉलिश करता है, उसको खूबसूरत बनाता है, उसके एक एक बाजू के ऊपर मेहनत करता है, तो अब उसने एक खूबसूरत कुर्सी वजूद कर में ले आया। अब ये कुर्सी सिर्फ तरखान नहीं रही, तरखान का काम नहीं रही, बल्कि एक तरखान के आर्ट बन गई है। उसने उसको एक सोफिस्टिकेटेड और बड़ी जबरदस्त किस्म की चीज बना दिया। तो हम जब बोल रहे होते हैं तो कुर्सी बनाने वाला जब लकड़ी, दरख्तों की शाखें लेकर कुर्सी बनाकर बैठ जाएगा तो उसने बोल दिया, समझिए कि बोल दिया उसने। लेकिन जब वो एक खूबसूरत कुर्सी बनाता है जो पॉलिश हुई हुई हो, खूबसूरत उसके बाजू बने हों, उनके अंदर डिज़ाइन बनाया गया हो, तो अब उसने क्या किया, कुर्सी बनाने में शायरी कर दी। ऐसे ही जब हम कम्युनिकेशन में इस तरह का काम करें कि बहुत खूबसूरत अल्फाज चुनें, उनकी आवाज़ अच्छी हो, दिमाग को भली लगती हो, उसके अंदर एक रिदम हो, उसके अंदर एक म्यूज़िक हो, तो वो क्या हो जाती है, वो शायरी हो जाती है। तो आपकी एस्थेटिक्स और आपका जो लफ्ज़ों का चुनाव और उसके अंदर रवानी और उसके अंदर सलासत और ये सारी चीज़ें जब इकट्ठी हो जाती हैं और उसके अंदर पैगाम भी अगर आ जाए अच्छा, तो वो शायरी हो जाती है। तो इसमें जो चीज़ें लाजमी समझी जाती हैं शायरी में, उनमें असल मीटर होता है एक का, जिसको हम वज़न कहते हैं और बहर कहते हैं। और इस तरह से राइमिंग वर्ड्स होते हैं उसके एंड पे, हर दो लाइनों के एंड पे। तो ये है फिर लफ्ज़ों का पूरा एक टाइप है लफ्ज़ों की जो सिर्फ शायरी में इस्तेमाल होती है, वो प्रोज़ में या नसर में इस्तेमाल नहीं होती। तो वो वर्ड्स खास चुने हुए होते हैं। अगर मिसाल के तौर पर आप शायरी के अंदर दो किस्में बड़ी हैं, एक संजीदा शायरी है या शायरी जिसको कहेंगे, और एक गीत की शायरी है। गीतों की वोकैबुलरी बिल्कुल अलग होती है शायरी की। आपको जितने गीत आजकल चल रहे हैं उनमें से बेशुमार अल्फाज ना मीर के यहाँ मिलेंगे ना गालिब के यहाँ मिलेंगे, लेकिन मीर वाले अल्फाज आपको हो सकता है कि किसी गीत में मिल जाए। तो ये जो चीज़ है ये रहती है। तो अब हम एक मयार पे जाकर एक बड़ा ही नफासत से जोड़े हुए लफ्ज़ एक ख़ास वज़न के एतबार से, मसलन कुर्सी की मिसाल दोबारा लें, अगर उसने बनाया तो बहुत अच्छा बाजू है, लेकिन एक बाजू बड़ा है एक छोटा है, या एक पाया ऊंचा है एक नीचा है, तो ये खूबसूरती नहीं हुई वो। तो एक वज़न, एक मीटर, एक सिमेट्री, ये सारी चीज़ें शायरी को नसर से मुख्तलिफ कर देती हैं। बाज़ लोग नसर में भी कमाल कर देते हैं। मसलन अगर आप अबुल कलाम आज़ाद को देखें, और हमारे यहाँ अफसाना मौलाना निगार अबुल कलाम मौदूदी साहब। मधुदी साहब को देखें, अफसाना निगारों को देखें कि वो किस तरह के लफ्ज़ों का चुनाव करते हैं कि वो पूरी पूरी इबारत आपको खींचे रखती है। तो वो अदब यहाँ पर भी, यानी अब आपने शायरी नहीं की, मीटर नहीं बनाया, कुछ नहीं किया, लेकिन आपने लफ्ज़ों का चुनाव, पैगाम को बयान करने के लिए जो उतार चढ़ाव, जज्बात के साथ खेलना, नफ्सियात के साथ खेलने का जो अमल है, वो जब आप तेज़ी से करते हैं तो वो शायरी हो जाती है, जब आप धीमे सुरों में करते हैं तो वो नसर हो जाती है। तो ये आर्ट है, सादा चीज़ को आर्ट की शक्ल दे देना, फन की शक्ल दे देना, ये शायरी और अदब बन जाता है। वरना कम्युनिकेशन सादा तरीके से हो रही है, एक अकड़ मिजाज आदमी भी बात बयान कर रहा है, एक पढ़ा लिखा आदमी भी बयान कर रहा होता है, उतना बेहतर हो जाता है अकड़ मिजाज आदमी के मुकाबले में। और जब एक अदीब और एक शायर उसी बात को बयान करता है तो क्या बात है, ऐसे लगता है कि ये बेहतरीन अल्फाज आ गए हैं, बात ही पूरी अदा हो गई है,
اور لفظوں میں کچھ عیب بھی نہیں ہے، تو ہم دو چیزوں کو بیان کر دیتے ہیں اس طرح سے کہ ایک فصاحت ہو جاتی ہے، ایک بلاغت ہو جاتی ہے۔ فصاحت کا مطلب ہے کہ لینگویج کے سارے اصول ٹھیک ٹھیک استعمال ہو گئے ہیں، اس میں کوئی لینگویج کے گرامر کے اعتبار سے یا بات کہنے کے اعتبار سے، اسلوب کے اعتبار سے کوئی خرابی نہیں ہے۔ اور بلاغت کا مطلب ہے کہ بات بھی پہنچ گئی ہے بلیغ طریقے سے، بہت واضح طریقے سے، متاثر کن طریقے سے یہ۔ تو جب یہ بات ہو جاتی ہے تو پھر ہم اس کو شاعری کرتے ہیں۔ البتہ اس میں کچھ اور چیزیں آ جاتی ہیں شاعری کے اندر نثر کے مقابلے میں، کہ آپ نے جو کلام کے اندر یوں سمجھیے کہ آپ نے معنی پیدا کرنے کے لیے آ، ایک مثال کے طور پر ایک چیز بتاتا ہوں کہ آپ نے شاعری میں جو کام آپ بیان کر رہے تھے اس کے اندر آپ نے تعلیل، ریزننگ ایسی کی جو عام طور پر نہیں ہے، شاعرانہ ہے۔ تو مثلا آ، ان کے دیکھے سے جو آ جاتی ہے رونق منہ پر، وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے۔ جی اب یہ جو اس کے اندر خوبصورتی ہے وہ کیا ہے؟ لفظ تو سادہ سے ہیں، ان کے دیکھے سے جو آ جاتی ہے رونق منہ پر، وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے۔ آہ، غالب کا شعر ہے، رون منہ پر رونق، منہ پر رونق، میں بول رہا ہوں رونق منہ پر، تو یہ غلطی ٹھیک کر لینی چاہیے۔ تو آہ، اب کیا ہوگا؟ میں اس لیے بولتا ہوں کہ پر اور رے کی جو آواز ہے، رے وہ اچھی نہیں لگتی، تو اس لیے وہ میرے دماغ میں تبدیل ہو گیا ہوگا۔ تو اب یہ جو اس کے اندر دو باتیں جوڑی ہیں اس نے، کہ محبوب کے آنے پر میرے اندر تازگی سی آ جاتی ہے، خوشی سی آ جاتی ہے، میں تازہ دم سا لگتا ہوں، اور محبوب جس کی وجہ سے میں بیمار ہوا ہوں، جس کے جدائی میں اس حالت میں پہنچا ہوں، اس کو غلط فہمی ہو جاتی ہے، یہ اچھا والا ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، تو وہ اور ستم ڈھانا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ ہماری اردو شاعری میں جو معشوق ہے وہ ستمگر ہے، وہ اس نے ستم ڈھانے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ جو اس نے مضمون اس طرح سے جوڑ دیا ہے، تو اب اس میں جو بھی ریزننگ سی چل رہی ہے وہ ڈفرینٹ ہے ہماری عام زندگی کے مقابلے میں، اس لیے ہمیں اس میں خوبصورتی لگتی ہے۔ اسی طرح ایک شاعر کا شعر ہے کہ رات چٹکاتی ہے تارے، صبح برساتی ہے نور۔ رات ستارے نہیں چٹکاتی اور صبح نور نہیں برساتی۔ موسم باراں، بارشوں کا موسم بچھا دیتا ہے سبزہ دور دور، موسم بارہ نہیں بچھاتا، لیکن اس نے ریزننگ جوڑ دی کہ آ، رات کو، رات ستارے چٹکانے کا کام کرتی ہے اور صبح نور برسانے کا کام کرتی ہے، اور جو بارشیں ہیں وہ سبزے کو دور دور پھیلا دیتی ہیں۔ تو اب یہ اس نے جوڑ کر کیا کر دیا ہے؟ اس کو مجاز کہتے ہیں کہ کام کسی اور کا تھا، کسی اور کے نام لگا دیا، تو اس میں خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں شاعری میں ہم کرتے ہیں، اور پھر اس سے سننے والے کو ایک نیا پن محسوس ہوتا ہے، اچھا یہ بات ہے، اچھا یہ خوبصورتی ہے۔ تو ہمارے سننے والے کے اندر ایک تجسس ہوتا ہے، ایک ایکسپلوریشن کی آ، چیز ہوتی ہے، وہ پھر جب اس کو نئے معنی ملتے ہیں تو وہ خوش ہوتا ہے۔ تو شعر ہمارے لیے ناول کے مقابلے میں زیادہ خوشی کا باعث بنتا ہے، کیونکہ وہ ہمیں ایک اس پروسیس میں سے گزارتا ہے کہ جیسے میں نے نئے معنی ڈسکور کیے ہیں، تو ڈسکور کرنے کا جو احتزاز ہے، خوشی ہے، وہ ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ تو شعر کے نثر کے مقابلے میں شعر کے اندر یہ ایک بہت بڑا پہلو ہوتا ہے کہ یہ ایک گویا کہ لفظوں کے پردے میں ایک معنی سے رکھ دیتا ہے، اور سننے والا اس کو کہتا ہے کیا بات ہے، مزہ آ گیا، یہ کیا بات اس نے کر دی ہے۔ تو نکتہ آفرینی اور تعلیل، اس کو حسن تعلیل کہتے ہیں پوری، کہ آپ نے ایک اچھی خوبصورت ریزننگ کر دی۔ تو یہ اس طرح کی بہت سارے اس کے اندر ایلیمنٹس ہوتے ہیں جو شاعری کو ہمارے لیے دل پذیر بنا دیتے ہیں، وہ ہمارے دلچسپ ہو جاتی ہے، ہمیں پسندیدہ ہو جاتی ہے وہ، کیونکہ ہمارے دماغ کے کئی خانوں کو وہ ٹچ کرتی ہے۔ اور ایک چیز اس کے اندر ہوتی ہے جذبات کی آمیزش۔ جذبات جو ہیں وہ انسان کی بہت بڑی طاقت ہے، بہت بڑی طاقت ہے۔ تو جب ان کو تسکین ملتی ہے تو یہ ارسطو کا لفظ ہے کتھارسس،
تو یہ پوری بات کو تو بیان نہیں کرتا لیکن ٹھیک ہے ایک بڑے حصے کو بیان کرتا ہے. ہمیں ایک حظ ملتا ہے، ایک تسکین ملتی ہے، ایک لطف آتا ہے. وہ ہمارے جذبات کی تسکین، ہماری اندر کی جو جبلتیں ہیں ان کی تسکین. تو یہ شاعری کے اندر یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے جس کو ہم کسی شاعر نے بیان کیا کہ جو کچھ اس نے کہا وہ میرے دل میں تھا، اس طرح کی بات. تو یہ جو ہوتا ہے کہ شاعر ایک کام یہ کرتا ہے جو نثر نگار نہیں کر سکتا. آ، کرتے ہیں وہ بھی لیکن اس مہارت سے یا اس خوبی سے نہیں کر پاتے. وہ یہ ہے کہ آپ اپنا آئیڈیا ان الفاظ میں بیان کریں کہ وہ آپ کا بھی مسئلہ بن جائے، میرا بھی مسئلہ حل کر رہا ہو. تو یہ جو شعر کی خوبی ہے یہ بھی بڑی اہم ہے اس کے اندر، کہ وہ شعر پڑھ کے لگتا ہے کہ میر تقی میر نے میرے دل کی بات کہہ دی ہے، غالب نے میرے دل کی بات کہہ دی ہے. تو یہ ایک شاعری کے اندر بھی خوبصورتی ہوتی ہے. تو یہ چند پہلو ہیں جو نثر سے اس کو مختلف بناتے ہیں. سر آپ نے بڑی خوبی سے کچھ اجزاء بتائے ہمیں شاعری کے. تو ابھی آپ نے جو نطق کی صلاحیت کے ذیل میں آپ نے گفتگو فرمائی کہ انسان اپنے تخیل کو الفاظ دیتا ہے، اور ابھی آپ نے جذبات کا بھی ذکر کیا، تو اس کو اگر ہم سمرائز کریں، سم اپ کریں، تو اس کی ڈیفینیشن شاعری کی کیا یہ بن سکتی ہے کہ انسان اپنی جذبات کو جب تخیل کا رنگ دیتا ہے، اور پھر اس تخیل کو الفاظ کا ایک جمالیاتی پیرہن دیتا ہے، تو اس کو شاعری کہتے ہیں؟ یہ بالکل کہہ سکتے ہیں. اور کوئی بھی ڈیفینیشن شاعری کی جا سکتی ہے لیکن یہ بہت اچھی ہے. اگر آپ کریں تو مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے. ٹھیک. اور اس میں اچھا. یہی ضمن یہ بھی اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اس میں کریٹیوٹی لگتی ہے کافی اچھی خاصی، انسان کی تخیل کی صلاحیت. جی جی. وہ الطاف حسین حالی نے لکھا ہے کہ برائے پاکی شعر شب بروز عادت، ایک شعر کی تصحیح کرتے کرتے اس کو اچھا بناتے بناتے رات پوری نکل جاتی، صبح آ جاتی ہے. تو اس میں جو بڑے شاعر ہیں، حالانکہ الطاف حسین حالی کو چاشنی والے اٹریکٹ کرنے والے شاعر نہیں ہیں، لیکن وہ بھی کہتے ہیں کہ ایک شعر کی اصلاح کرتے کرتے پوری رات گزر جاتی ہے. اقبال کی ہم نے وہ سودے پڑے ہوئے ہیں، کس طرح کٹنگ کی ہوئی ہے، کیا کیا کچھ کیا ہوا ہے. تو ایک کریشن اندر ہوتی ہے، پھر اس کو لفظوں میں جب ڈھالتے ہیں اس وقت ایک کریشن ہوتی ہے. تو تخیل، اچھا تخیل خود ایک بڑی کریٹیوٹی ہے. اور پھر جب ہم اس کو لفظوں میں ڈھالتے ہیں، یوں سمجھیے کہ ایک مصور نے یا ایک کارپینٹر نے کرسی کا ماڈل سوچا کہ میرے بادشاہ کا تخت ایسا ہونا چاہیے. یہ اس کے دماغ میں ایک آئیڈیا ہے، یہ خود ایک کریٹیوٹی ہے. یہ سارے لوگ تخت بنانے دے دیے جائیں تو سب مختلف بنائیں گے، کیونکہ یہ کوئی دماغ میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ سب دماغ ایک جیسے سوچ رہے ہیں. نہیں، وہ سوچیں گے کہ میں اب پتہ چلے جی کہ بادشاہ سلامت کا تخت اگر میں نے اس درجے کا بنا دیا تو وہ مجھے بہت انعام و اکرام دے گا. اب اس نے کئی راتیں لگا کر، کئی دن لگا کر اس نے ایک سوچا کہ تخت اس طرح کا ہونا چاہیے. یہ پہلی کریٹیوٹی ہے. شعر میں بھی یہی ہو رہا ہوتا ہے کہ ایک تخیل ہوتا ہے جو دماغ میں آتا ہے، اور اس تخیل کو ہم پالش کرتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے کیا نہیں ہے. اس کے بعد پھر ہم دوسرا اگلا مرحلہ ہوتا ہے کہ اس تخت کو ہم نے لکڑی لے کر بنانا ہے، یا سونا لے کر، یا جو بھی اس میں چیزیں استعمال ہوتی ہیں وہ ہم نے اس کو بنانا ہے. یہاں پر ہمارے پاس ووکیبلری ہوتی ہے شاعری میں، الفاظ ہوتے ہیں، اسالیب ہوتے ہیں، سٹائلز ہوتے ہیں، ایکسپریشنز ہوتے ہیں. ان کو ہم اکٹھا کرتے ہیں اور دماغ لگاتے ہیں کہ یہاں کون سا لفظ اچھا لگے گا، کون سا ایکسپریشن اچھا لگے گا، کون سا یہاں پر نہیں نہیں یہ لفظ اچھا. اب دیکھیے نا، میر تقی میر کا ایک شعر ہے کہ سرہانے میر کے آہستہ بولو، ابھی ٹک روتے روتے سو گیا ہے. ٹک کا لفظ آپ کو کچھ کھٹکے گا کیونکہ یہ اس میں نیند کے لحاظ سے ٹک کا لفظ ایک تو چھوٹا ہے، آواز شارپ ہے اس کی، دوسرا ٹے کی آواز ہے. ٹھیک ہے. لیکن شعر بہت خوبصورت ہے. باقی اس میں کوئی، لیکن یہ ٹک ہمارے لیے ایسا ہے، ہو سکتا ہے کہ ان کے علاقے میں ٹک میں اتنی سختی نہ ہو جتنی ہمارے ہاں ہے. اب سودا کو یہی مضمون سوار ہوا کہ میں بھی یہ اسی طرح کے شعر کہوں. تو کہتا ہے کہ سودا کی جو بالیں پہ ہوا شور قیامت، خود دام ادب بولے ابھی آنکھ لگی ہے. اس میں دیکھیے لفظ کوئی اکھڑا ہوا نہیں ہے، لیکن سودا کی جو بالیں پہ ہوا شور قیامت، اگر کسی سوئے ہوئے آدمی کے سرہانے پر یا بالیں پر، پاؤں کی طرف اگر شور قیامت ہو تو پھر بھی خدا میں ادب کو بولنا پڑے گا کہ ابھی آنکھ لگی ہے. تو یہ اس میں اب اتنی خوبصورتی نہیں جو میر کے شعر میں خوبصورتی ہے. تب آپ نے لفظوں، مضمون دونوں کا ایک ہے،
लेकिन मीर तकी मीर के यहाँ आपको कोई ऐप नजर नहीं आ रहा सिवाय टुक की टे के, और टुक की जो तेज आवाज है उसके। लेकिन जो सौदा के यहाँ आपको कमजोरी नजर आ रही है कि ये तो मजमून बयान नहीं हो रहा, और इसके यहाँ शाहानापन है। मीर तकी मीर के यहाँ सादगी, गुर्बत, बस खुद ही बैठा हुआ है। तो ये जो इस तरह की चीजें इकट्ठी अब उसने क्रिएट, दोनों ने क्रिएटिविटी की है, लेकिन एक ने क्रिएटिविटी करते हुए नींद, नींद के साथ शोर क़यामत, शोर क़यामत के साथ खुदाम, ये सब कुछ जोड़ दिया है। शेर तो अच्छा हो गया, लेकिन जरा आप देखें तो आपको खटक महसूस होगी कि नहीं, ये बहुत खूबसूरती नहीं हो सकी। इसी तरह हमारे एक बहुत मशहूर गजल है, किसी ने गाई भी हुई है। तो कहता है कि तेरे बिना जो सदियां बीती, तेरे बिना जो घड़ियां बीती जैसे सदियां बीत गईं। अगर ये बीत गई ना कहता तो शेर बहुत बड़ा हो जाता। अब बीत गई में बीत गई, खत्म हो गई, अब आपके पास क्या है? कुछ भी नहीं। तो अगर इस तरह का मजमून होता है कि मैं बैठा हुआ इंतजार कर रहा हूँ, एक एक घड़ी मेरे लिए मुसीबत बनी हुई है, आपकी कैफियत कायम है, जिंदा है, मौजूद है, तो शेर बहुत खूबसूरत है, इसमें कोई शुबा नहीं है। लेकिन उसमें तकमील हो गई है बात की, अब आप उसमें से निकल गए हैं, अब ये वो मजा नहीं रहा। तो बाज़ का इतनी खूबसूरत क्रिएटिविटी होती है लेकिन उसमें कोई झोल रह जाता है। तो जो बड़े शायर होते हैं वो फिर इस झोल को कम से कम करते हैं। वो गालिब कहते हैं कि मैं अगर एक लफ्ज दबता है तो मेरी जान जाती है। ठीक है। तो ये वो चीजें होती है। तो इस तरह से जो क्रिएटिविटी है ये बहुत बड़े पैमाने की होती है, इसमें कोई शुबा नहीं। तो वो जो खाली ने कहा है कि एक शेर पर साई साई रात गुजर जाती है, इसमें ऐसा ही होता है ये। तो दो दर्जे की, दो तरह की क्रिएटिविटी है, एक दिमाग में तखयल की, और फिर उसे लफ्जों में, अच्छे लफ्जों में पहुंचा देना, जिस पर इस तरह का एतराज ना हो, शोर क़यामत वाला और खुदाम अदब वाला और टुक वाला। और जो गालिब का मैंने शेर पढ़ा था, तो उनके देखे से जो आ जाती है मुंह पर रौनक, तो पर रौनक आप आसानी से नहीं बोलते हैं। अगर वो कह देते कि उनके देखे से जो आ जाती है रौनक मुंह पर, तो ज्यादा अच्छा हो जाता। लेकिन भारत, ये चीजें हो जाती हैं, रह जाती हैं इंसानों से फिर भी। ठीक सर, ये तो आपको उर्दू का अच्छा खासा शगफ है, जौक है, तो आप इतने बारीक नुक्ते इन मिसालों में आप हमें बता रहे हैं। लेकिन आम लोगों में किस शायर की शायरी ज्यादा मकबूल होती है, उसमें क्या फैक्टर्स होते हैं? एक आपने बात की कि लोग भी रिलेट करते हैं कुछ अपनी मिसालों से कि यार ये भी वही बयान कर रहा है, उसी हालत से गुजरे हैं। एक तो ये फैक्टर हो गया, इसके अलावा क्या फैक्टर्स हैं? हाँ जी हाँ, एक तो ये है कि वो रिलेट कर लेते हैं अपने से किसी शेर को, जिस शेर को अपने से रिलेट कर सकेंगे वो मकबूल हो जाएगा। दूसरा, बहुत मुश्किल ना हो। जो शायर मुश्किल हैं, जैसे एक गालिब जो है वो मुश्किल शायर हैं, तो वो इतने मकबूल नहीं है। लेकिन बड़े लोगों ने कह कह के उनको मकबूल रखा हुआ है कि बहुत बड़ा शायर है ये है। लेकिन अवाम को तो दो मिसरे नहीं समझ में आते उसके। तो ये जो चीज़ है, مثلا उस गालिब की जो आसान गज़लें हैं वो मकबूल हो जाती हैं। तो एक तो ये दूसरी बात ये होगी कि आसान होना। तीसरी बात ये है कि जो शायर है वो रवां शेर कहता हो, रवां। अगर आपको पढ़ने में आसानी नहीं है तो वो शेर मकबूल नहीं होता। तो गालिब के बाज़ मिसरे ऐसे हैं कि जो आम आदमी, क्या बड़े बड़े पढ़े लिखों के लिए, शुमारे सुबह ई बुते नाजुक पसंद आया, पता नहीं क्या। तो अब शुमारे सुबह जो है वो पढ़ना बोलना किसी के लिए मुश्किल है। तो इस तरह के शेर जो हैं जिसमें पढ़ना आसान ना हो, तलफ़ुज़ आम ना हो उसका, तो वो शेर भी कबूल नहीं होते। लेकिन जो अब हमारा दौर है, हमारे बचपन में या कॉलेज के ज़माने में कह लीजिए, हमारे कॉलेज के ज़माने में शायरी का शगफ ज़्यादा था। अब ये हुआ है कि शायरी क्या चीज़ है, इसको यानी शगफ के एतबार से मैं बयान करूंगा कि शायरी मेरे अंदर का जो एस्थेटिक सेंस है उसको अपील करती है। आर्ट, बात करने के लिहाज से किसी जब अपील करती है, तो मेरी जो अपील करने का मेरा मतलब है कि मेरे अंदर जो जुबान के एतबार से आर्ट की प्यास थी, वो शेर आके बुझाता है तो मुझे एक तस्कीन मिलती है। हमारे ज़माने में गीत बहुत ज़्यादा हो गए।
हर गली में, हर जगह पे आपको गीत सुनाए जाते मिलेंगे। हमारा जो जवानी का जमाना था उसमें तो ऊंची ऊंची आवाज में स्पीकर लगा के सड़कों पर, पता नहीं, वो पान वाले की दुकान की निशानी यही होती थी कि उसमें ऊंची आवाज में वो कोई डेक शेक होते थे वो लगाए होते थे, और ये पान वाले की दुकान है जी। ठीक है, अब इसने क्या काम किया कि वो जो मेरी प्यास थी शायरी के एतबार से, एस्थेटिक्स की, म्यूजिक की, वो प्यास मेरी बुझा दी गीतों ने। गीत ये काम करते हैं कि वो बहुत ही मेरे जबिल्ली मसाइल को, मेरे जबिल्ली ज़रूरतों को शायरी में ढाल देते हैं। उसमें आशिकी का मजमून ज़्यादा होगा, उसमें इस तरह की चीज़ें। तो जो आशिकी के अफेयर्स हैं, अफेयर्स ऑफ लव, इंडियन लव, जो पाकिस्तानी लव है, उसमें वो सेक्सुअल रिलेशन बहुत दूर की बात होती है। तो ये जो अफेयर्स हैं ये इसको बयान करते हैं। तो अब क्या हुआ कि हमारे यहाँ जो शायरी है वो अब इस मेयार की होगी तो पसंद आएगी। चुनाचे मैंने पाकिस्तान के ख़ास तौर से बाज़ मकबूल होते हुए शायरों को देखा है, नहायत रदी किस्म की शायरी, वो जो गीतों के मेयार की शायरी है, वो शायर मकबूल हो रहे हैं। और मुझे बड़ा दुख होता है कि हमारे यहाँ जो संजीदा शायर हैं वो मकबूल नहीं होंगे अब, क्योंकि आपकी प्यास एक घटिया चीज़ से बुझाई जा रही है। तो ये नहीं होना चाहिए। तो अब या तो आपको ये करना पड़ेगा कि गीतों का म्यार बुलंद करें, और जो घटिया गीत है उनको बहुत मकबूल ना होने दें। लेकिन होते वही है, क्या करें आप। तो ये वो मुश्किल आ गई हमारे ज़माने में। तो आसान, बिल्कुल, जो मेरी सारी जबिल्लतों को पूरा कर रहा है वो शेर ज़्यादा मकबूल होगा। ठीक है, तो उसमें जबिल्लतें जो हैं वो, चूंकि सबसे ज़्यादा स्ट्रांग चीज़ हमारी जबिल्लतें हैं, हमारा एस्थेटिक्स और हमारी फितरत और हमारे पीछे जो तखयलात और इस तरह की चीज़ें हैं, ये होती तो बहुत ताकतवर हैं लेकिन जबिल्लतों के मुकाबले में ताकतवर नहीं है। अगर आप मुझे भूखा रखें कि तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, हाँ, तो सारी फैकल्टीज काम करना छोड़ देंगी। मैं तलाश कर रहा हूँ कोई मिट्टी मुंह में डाल के अपनी भूख मिटा लो। वो इतनी ताकतवर है। तो जब आप जबिल्लतों को शायरी में ले आते हैं तो वो सबसे ज्यादा पॉपुलर होंगी। और उसमें, हाँ, जो बड़े संजीदा लोग हैं वो तो शायद गुरेज करें, लेकिन मैंने बहुत संजीदा लोगों को भी गीत गुनगुनाते हुए देखा है। क्योंकि वो पता नहीं कैसे क्या कि उनकी वो अंदर की जो दुनिया है उसको, और हमारे यहाँ आ, ये सवाल इस तरह का आ चुका है कि अब बड़े बड़े आसान शेर, मसलन मैंने तालिब इल्मों से जब पढ़ाता हूँ तो उनसे पूछता हूँ कि गालिब के शेर का मतलब बताओ। हम कोई दुश्मन तो नहीं है अपने, गैर को तुमसे मोहब्बत ही सही। कोई लफ्ज मुश्किल नहीं है, लेकिन इसका पैराया संजीदा शायरी वाला है, गीत वाला नहीं है। तो अब इसके इसके मानी समझना आज के नौजवान के लिए, पढ़े लिखे नौजवान, ये मैं अनपढ़ों की बात नहीं कर रहा हूँ, यूनिवर्सिटियों से पढ़ के आए हुए हैं, उनको जब मैं कहता हूँ शेर के मानी बताओ, बिल्कुल नहीं बता सकते, परेशान हो जाते हैं। तो इसमें कोई लफ्ज बताइए को मुश्किल है, नहीं, सिर्फ असलूब के। तो शायरी जिस असलूब का नाम था वो गीतों ने हमसे छीन ली। और शायरी जिस आला मजामीन का बयान था, वो हुस्न तालील और उसमें खूबसूरत बातें और नुक्ते और नुक्ता आफरीनी, और ये छीन ली गई हमसे। तो अब हमारे नुक्ते भी वो हमारी जिबिल्लतों के गिर्द घूमते हैं। जिबिल्लत भी वो जो औरत और मर्द के लिहाज से होती है, उस जिबिल्लत को गीतों ने इतना परवान चढ़ा दिया है कि अब लोग इसी दायरे में सोचते हैं, इसी तरह से। तो शायर भी इसी तरह के मकबूल हो रहे हैं। तो ये बदकिस्मती हमारी। लेकिन आ, मसलन हमारे यहाँ बड़े बड़े शायर पैदा हुए, फैज़ अहमद फैज़, कासमी साहब, और साहिर लुधियानवी। हाँ, अलबत्ता जिन शायरों को फिल्म ने उठा लिया वो भी मशहूर हुए। हालांकि साहिर लुधियानवी की बात चीज़ें अच्छी म्यारी हैं शायरी के एतबार से, लेकिन वो गीत बन गई तो मकबूल हो गई। हाँ, लेकिन इकबाल देखिए कि अपनी मकबूलियत खो रहे हैं। इकबाल को ये मकबूलियत तो हासिल है कि वो मुसव्वर पाकिस्तान है, लेकिन उनकी शायरी को समझने वाले कितने लोग हैं? मेरा ख्याल है कि हजारों लाखों में कोई एक दो होंगे। तो ये वो है जिसकी वजह से अब मकबूलियत के लिए आप अगर यूट्यूब को मेयार बनाएं तो यूट्यूब पर देखे जाने वाली मकबूल तरीन जो चीज़ें होंगी वही शायरी में मकबूल होंगी।
बस हमारा म्यार अब यही है। फिल्मों ने यही इख्तियार कर लिया, ड्रामों ने भी शायद यही इख्तियार कर लिया, और हमारी शायरों ने भी यही चीज़ इख्तियार कर ली। तो हम पॉपुलिस्ट अप्रोच के लोग हैं। ये किसी कौम के जवाल की अलामतों में से एक अलामत है कि उसमें पॉपुलिस्ट लोग पॉपुलर होने लग जाएं। ठीक सर, आपने ये तो अभी हमें समझाया कि किस तरह किसी शायर की शायरी मकबूल होती है और लोगों में जरा ज्यादा पसंद की जाती है। इसमें ये भी सिमरन हमें काइंडली गाइड कीजिएगा कि एक शायर, बड़ा शायर, क्या पैदाइशी तौर पे बड़ा शायर होता है, या बाद में वो अपने क्राफ्ट पे काम करता है, स्किल में काम करता है और आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होता जाता है? यानी कि शायरी क्या सीखी जा सकती है, या अगर आप मकबूल और पसंदीदा और बड़ा शायर बनना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं किसी हद तक आपके अंदर कोई इनेट स्किल होनी चाहिए? या शायरी के लिए आपके अंदर पहली लाजमी चीज़ है कि इन्नेट स्किल होती है। और उसको आप पॉलिश करते हैं, तो उसके बाद जितनी मेहनत आप करेंगे उतने बड़े शायर बन जाएंगे अपनी उस सलाहियत को। और ये सलाहियत भी कमोबेश होती है, किसी में बहुत ज़्यादा होती है, जैसे इकबाल और मीर और गालिब। ये लगता है कि कूट कूट के भरी हुई थी इनके अंदर ये सलाहियत, लेकिन कुछ के अंदर कम होगी, जो आपको शायरों में नजर आ जाएगा। तो लेकिन एक शायरी है कि हम वजन पे लफ्ज़ों को पूरा कर दें और कुछ बातें भी कर लें। तो ये तो सीखी जा सकती है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। ये सीखी जा सकती है। ये एक ऐसी स्किल है जैसे आप डॉक्टर बन गए, कोई। लेकिन आप अच्छा डॉक्टर कब बनेंगे? जब आपके अंदर ये सलाहियत हो कि आप तज्जिया कर सकें बीमारियों का, दवाइयों का, फिर बीमारियों के आपस के रिलेशन का, एक बीमारी से और ये साइड इफेक्ट जो, और ये सब चीज़ें इस तरह जोड़ जाड़ के जब आप ये काम कर सकने की ज़्यादा सलाहियत रखेंगे, तो आप अच्छे डॉक्टर होंगे। और अगर आप ये सलाहियत नहीं रखते लेकिन आपने डॉक्टरी सीख ली, तो आप डॉक्टर हैं, बस इलाज कर रहे हैं। मरीज का फौत हो रहे हो, खा ठीक हो रहे हो, आप इलाज कर रहे होंगे। तो ये एक है पैदाइशी तौर पर सलाहियत। इसको हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं कि एक ही घर में पैदा होने वाले, एक ही माहौल में रहने वाले बच्चे, कुछ रियाजी में आगे होंगे, कुछ थ्योरी में आगे होंगे, कुछ सोशल साइंसेज में आगे होंगे। तो ये अल्लाह ने सलाहियतें बांट कर पैदा किया होता है। तो इसलिए फिर वो, आप इकबाल के घर में आप अल्लामा इकबाल पैदा नहीं कर सके, और आइंस्टाइन के घर में आइंस्टाइन पैदा नहीं कर सके, क्योंकि वो सलाहियत जिसको मिली होती है। अब आइंस्टाइन का और बाकी साइंसदानों का क्या फर्क है? वो ये नहीं कि वो बहुत मेहनत करता, नहीं, उसको अल्लाह ने कुछ सोचने की सलाहियत ही ऐसी दी हुई है कि बस वो बैठता है और सोचता है। ऐसा ही इकबाल है, ऐसा ही मीर है, कि उनको पैदाइशी तौर पर शायर पैदा किए गए। और ऐसे लोग, बच्चों की निशानी होती है कि बचपन में ही कोई जुमले सीधे सीधे करने लग जाते हैं, और वो कोई राइमिंग लफ्ज बोल रहे होंगे, कोई इस तरह की चीजें कर रहे होंगे। तो ये बचपन से ही उनके साथ हो जाता है। तो लेकिन अगर कोई मेहनत करके पॉलिश करके उसको सही ना करे, तो फिर वो कमजोर रहेगा, वो अच्छा शायर नहीं बनेगा। तो दो चीजें इकट्ठी करनी पड़ती हैं। तो इकबाल जितनी मेहनत करते हैं, मीर तकी मीर जितनी मेहनत करते हैं। अरबों का एक शायर है जुहैर, वो कहते थे 4 महीने में नज्म लिखता था, 4 महीने खामोश रहता था, अगले चौथे महीने वो जाकर शायरों को खुद उस पर नजर डालता था, फिर आखिरी चौथे महीनों में पूरा साल लगाता था। तो फिर वो शायरों को दिखाता था कि ये देखो क्या है, कैसे नहीं है। तो फिर इस्लाहात करता था और फिर वो फाइनल करता था। तो अब वो एक हकीम शायर माना जाता है। तो इस तरह से मेहनत करने वाले शायर बहुत आगे निकल जाते हैं। अलबत्ता एक और चीज़ होती है जिसको हम, एक होता है आमद, और एक होता है कि हम खुद तवारुद जिसको कहते हैं, खुद बनाना शेर कहना। तो जो तकल्लुफ से शेर बनाए होते हैं वो बहुत अच्छे नहीं होते। वो हमने मेहनत करके जोड़ जाड़ के कोई बातें बनाई होती हैं। एक शेर की आमद होती है, एकदम आपके दिमाग में आता है। तो ये जो आमद है, ये भी मेरा ख्याल है कि मश्क और फितरी सलाहियत की वजह से होती है। तो वो, तो मेरे ख्याल में जो आइंस्टाइन के नज़रियात, उनमें से बहुत सारी आमदें हैं। वो फिजिक्स में शायरी करता था, उसका उसका तखय्युल एक आमद बनाता था कि ये लग रहा है मुझे। बस उसने पूरा जोर लगाया कि क्वांटम फिजिक्स के लिहाज से वो कायनात को कोई इक्वेशन बनाना चाहता था, लेकिन नहीं बनी। कायनात को स्टैटिक बताना चाहता था, नहीं बनी। इक्वेशन तो उसने बना दी थी, लेकिन वो तवारुद आमद टाइप की चीज थी, तवारुद नहीं था। तो ये जो चीज होती है, ये एक होती है कि बड़े शायर में आमद ज्यादा होती है, कि
अचानक उसके दिमाग में शेर भड़क उठता है, खुद ब खुद वजूद में आ जाता है। ये चीजें फिर बहुत खूबसूरत होती हैं, क्योंकि ये बेसाख्तगी, इसके अंदर बनावट से पाकी, इसके अंदर ऐसा लगता है कि एक एक लफ्ज जो है ना, तो हमने किसी गुफ्तगू में ये सेशन में गुफ्तगू की थी कि हमारा जो लाशऊर है वो काम करता है। तो आमद वाली शायरी इसमें लाशऊर की क्रिएशन होती है, वो बहुत परफेक्ट मजेदार होती है, वो फड़क उठता है सुनने वाला भी और कहने वाला भी। ठीक सर, अब अभी आपने बात की कि बेस लाइन शायरी करने के लिए ये चीज तो सीखी जा सकती है, कोई भी इंसान अगर चाहिए तो कितनी जरूरत हो जाती है एक रीडर के माइंड से भी, कि कोई पढ़ने वाला या उसको कितनी ये स्किल डेवलप करनी चाहिए कि एटलीस्ट वो बेस लाइन शायरी तो समझ सके, और इसकी क्या वैल्यू होगी इंसान की जिंदगी। शायरी समझने के एतबार से तो मेरे ख्याल में बाकायदा कॉलेजों में, स्कूलों में कोर्सेज होने चाहिए कि वो लैंग्वेज के ये जो खूबसूरत पहलू हैं, जमालियात, इसको समझें। अगर कोई आदमी सादा से सादा शेर को नहीं समझता तो मेरे ख्याल में वो नालायक आदमी है, या उसकी तरबियत अच्छी नहीं हुई है। हाँ, क्योंकि जो शायरी है वो मेरे अ, मुशाहिदे की हद तक हर आदमी में होती है किसी ना किसी हद तक। शायरी की अप्रिसिएशन कह लीजिए, कुछ कह लीजिए। ये जरूरी नहीं है कि वो गाने वाला हो। बाद लोग होते हैं ना कि शेर सुना और याद हो गया, गाने लग गए। बाद लोगों को आप देखेंगे गीत भी नहीं सुनते हैं। तो ये नहीं, इसका ये मतलब नहीं है कि उनके अंदर शायरी की कोई ना कोई अ, रमक मौजूद नहीं है, ये मतलब नहीं है। बस वो शायरी का शौक नहीं रखते, या गीतों का शौक नहीं रखते। लेकिन शेर के अंदर जो दिमाग को हिट करने वाली चीज है, दिल को छूने वाली चीज है, वो हर आदमी की फितरत में मौजूद है। वो अगर नहीं समझा तो इसका मतलब है कि काम खराब है। इसकी एक और मैं मिसाल लतीफे से देता होता हूँ कि जो आदमी लतीफा नहीं समझ सकता, उसके साथ कोई प्रॉब्लम है। ठीक है। तो ऐसे ही शेर के साथ है कि जो आदमी शेर नहीं समझ सकता उसके साथ कोई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती है? कि वो तरबियत अच्छी नहीं हुई, माहौल अच्छा नहीं मिला, तो उसकी एक फैकल्टी जो है वो मर चुकी है। तो अब चूंकि हम बात कर रहे हैं कि इसकी अहमियत क्या है, तो अहमियत उसकी ये है कि लताफत, जिंदगी की जो बारीक पहलू हैं, शायरी उसका जौक पैदा करती है। शायरी आपके अंदर एक ओपननेस पैदा करती है, जिसकी वजह से आप चीज़ों को कुछ एक से ज़्यादा एंगल से समझने वाले बन जाते हैं। शायरी आपके अंदर ये गुदाज सोच पैदा करती है, जिसमें दूसरों के दुख को आप समझने के काबिल होते हैं, बेहतर होते हैं। शायरी आपके अंदर कम्युनिकेशन की स्किल को बहुत ज़्यादा बेहतर करती है, क्योंकि आप कम लफ्ज़ों में बड़े मानी तलाश करने वाले बनते हैं। कम लफ्ज़ों में ज़्यादा मानी, गहरे मानी। शायरी को समझने वाले, सुनने वाले गोता लगाना जानते हैं, लफ्ज़ों के अंदर गोता लगाना जानते हैं। तो अगर ये सलाहियतें शायरी पैदा करती है, और जो इसको नहीं समझने की सलाहियत पैदा करते हैं, वो इन अच्छी क्वालिटीज से महरूम रहते हैं। इसलिए उनको आप बाज अखलाकी बातें भी नहीं समझा पाते कि यार ये, मसलन गालिब की कहानियों में ये कहानी आती है कि उसने अपना दीवान किताबत करवाई, कैलीग्राफी के साथ लिखवाया। तो कातिब आया जब देने के लिए, तो गालिब को बहुत पसंद आया। तो गालिब ने गालबन 12 आने उसको दिए। 12 आने उसको बहुत बड़ी रकम होगी। तो 12 आने उसको दिए, तो कातिब कहते नहीं ये ज्यादा है, मेरी मजदूरी से ज्यादा है। तो गालिब ने कहा नहीं, मैं तुम्हें इनाम के तौर पर दे रहा हूँ, जाओ। उसने कहा नहीं, मैंने आपके शेर लिखे भी हैं, मजदूरी तो की है, लेकिन इनका लुत्फ भी उठाया मैंने। कातिब कह रहा है कि मैंने इनका लुत्फ भी उठाया, तो आप ये पैसे ज्यादा है, मैं इससे बहुत फैस पाया है आपके दीवान से। मैंने ये बात एक 4-5 साल पहले की बात है, एक नौजवान को सुनाई, तो उसने कहा बड़ा बेवकूफ था कातिब। क्योंकि वो, उसको लतीफ बात समझ नहीं आ रही उसके अंदर। जो खूबसूरत बात है कि एक आदमी गालिब के दीवान से इतना मुतासिर है, और वो कह रहा है कि नहीं मैं ज़्यादा पैसे नहीं लूंगा, मैं इसके बहुत फ़ायदा उठाया मैंने। उसको वो कारोबारी के लिहाज से देख रहा है कि मजदूरी की थी तो इनाम मिल रहा था तो ले लेता।
तो अब ये आदमी जो है, इसका मतलब है कि इसको शायराना ज़ौक नहीं है। इसी तरह एक नौजवान मेरे पास आया, उसने कहा जी मुझे कुरान मजीद की ये मिसाल समझ नहीं आई कि साए सजदा करते हैं। हाँ, तो मैंने उसको तो नहीं कहा, लेकिन मेरे दिल में फौरन ख्याल आया कि ये अदब पढ़ने वाला आदमी नहीं है। तो साए का सजदा करना ये अदीब आदमी को समझ आएगा, ये साइंसदान को नहीं समझ आएगा। साए का सजदा करना शायरी पढ़ने वाले को समझ आएगा कि इसके अंदर क्या खूबसूरती है, क्या लताफत है। तो ये दलील के तौर पर नहीं है, ये लतीफ एहसासात को बेदार करने वाली चीज़ है। तो अब ये जाहिर है कि जो आदमी शायरी जिसको आप कह रहे हैं कि बुनियादी तौर पर भी नहीं समझ पाता, तो वो फिर हमारी कम्युनिकेशन के बाज मौक़ों पर बहुत दूर चला जाएगा, हमसे उसको समझा ही नहीं पाएंगे। तो बहुत बड़ा गैप बन जाएगा। तो ये वो नक्स पैदा हो जाएगा ऐसे आदमी के अंदर, ये नकाइश पैदा हो जाएंगे जो मैंने अभी बयान किए, जो शायरी को अच्छे तरीके से नहीं समझ पाता। ठीक सर, आपने बड़ी खूबी से बताया कि किस तरह शायरी, बेसलाइन शायरी का हमें जौक रखना चाहिए, और ये किस तरह इंसानों को समझने में इंसान की मदद करते हैं। तो ये कहना तो इसमें बजा होगा कि साइकोलॉजिस्ट को शायरी जरूर पढ़नी चाहिए। जी। पता नहीं अब निश्चय का या किसी बड़े फलसफी का है कि शायर ही बड़े लोग हैं, शायर ही इस कायनात को समझने वाले लोग हैं। उसका इस तरह का जुमला, अब तनिया वो क्या होगा, तो साइकोलॉजिस्ट जो हैं, डॉक्टर्स जो हैं, मजहबी उलमा जो हैं, सूफिया जो हैं, इसलिए बड़े सूफी शायर भी होते थे। तो इन लोगों को तो शायरी जरूर पढ़नी चाहिए। जिन जिन लोगों का पब्लिक रिलेशनिंग का काम हो, खा वो डॉक्टर हो, खा वो इंजीनियर हो, खा वो साइंसदान हो, उनको शायरी जरूर पढ़नी चाहिए। लीडर्स। और लीडर्स को बहुत पढ़नी चाहिए, उनको अच्छी तरह हजम होनी चाहिए, ताकि वो इन एहसासात को समझ सकें और बयान कर सकें। अब देखिए कि हमारे जो हबीब जालिब, उस्ताद दामन और फैज़ अहमद फैज़ बहुत मशहूर हुए। क्यों? पब्लिक की आवाज़ बन गए। और वो जो मशहूर गालिब की फैज़ की गज़ल है, हम देखेंगे, तो वो इतनी मकबूल हुई। और वो हबीब जालिब की ये जो 10 करोड़ है, ये जहल का निचोड़ है। अब जब एक शायर पब्लिक की आवाज बन जाता है, तो क्या कर रहा होता है वो आपको बता रहा होता है कि पब्लिक को इस तरह से देखो। तो शायर की शायरी, अगर ये सारे लोग जिनका हमने नाम लिया है, अगर ये शायरी को समझे समझाएंगे, पढ़ने लग जाएंगे, तो ये पब्लिक के करीब होंगे, आवाम के करीब होंगे, इंसानी नफ्सियात, इंसानी शऊर, इंसानी तखय्युल, इसको समझेंगे, समझ सकेंगे। और वो जो लॉजिक से ऊपर उठकर हमारा दिमाग काम करता है, तखय्युलात की दुनिया में, तसव्वुरात की दुनिया में, उसको बेहतर तौर पर समझ सकेंगे। और जो पंजाब की, सिंध की जो अंदरूनी किस्म की शायरी है, हमारी सराइकी शायरी है, इसको अगर आप पढ़ें तो ये पता नहीं कहाँ से कूक सी निकालते हैं, जो दिल के नेहा खाने से गमों के अंबार लेकर आती है, और वो आपको रुला देती है। तो ये जो शायरी वो करते हैं, ये लीडर वाकिफ ही नहीं होते इससे। तो बाज लोग होते हैं जो शायरी थोड़ी बहुत पढ़ते हैं, लेकिन बस थोड़ी बहुत ही। इनको बाकायदा इनके कोर्स में बाकायदा शामिल होना चाहिए कि अपने इलाकों की जो इस तरह की शायरी है, जो इंसानों से वाकिफ करने वाली है, अपने हालात से वाकिफ करने वाली है, वो इनको पढ़नी चाहिए, सुननी चाहिए। और जो आजकल एक और तस्वर आ गया मीम्स बनाने का, ये भी, इससे भी वाकिफ होना चाहिए। मीम्स बाजुकात एक ऐसी हकीकत को, मीम्स शायरी की एक टाइप है, मैं यूँ कहूँगा कि शायरी की एक टाइप है जिसने ये रूप इख्तियार किया है। तो इसको लीडरों को, जिसके बारे में मीम कोई बनी हो, उस लीडर को जरूर दिखानी चाहिए। वो इतनी पते की बात होती है बाजुकात, सारी जाहिर है कि म्यारी नहीं होती, लेकिन बाजुकात इतनी पते की बात होती है कि वो काफ़ी होती है आंखें खोल देने के लिए, दिमाग खोल देने के लिए। तो ये शायरी जो है, ये इस पहलू से लीडरों को, डॉक्टरों को, इंजीनियर्स को, इन सबको सीखनी चाहिए। उलमा को, मजहबी लोगों को, खास तौर से हमारे मजहबी लोग बिल्कुल, माफ़ी चाहता हूँ, एक लद्दड़ से, एक फुसफुसे से, एक नहायत दकियानूसी किस्म के स्टांस में रहते हैं। ये नहीं होना चाहिए। इनके पास जाकर तो हर तबके का आदमी एक फरहत, एक खुशी महसूस करे, लगे कि मेरे मसले यहाँ हल होंगे। तो वो इसके बगैर नहीं होगा कि अगर आप
लतीफ़ किस्म की चीज़ें नहीं पढ़ते, शायरी नहीं पढ़ते, अदब से वाकिफ़ नहीं है। तो कुरान मजीद ने अपना असलूब अदबी रखा, इसीलिए कि हर वॉक ऑफ लाइफ का आदमी इसके साथ एक लगन महसूस करे, कशिश महसूस करे। तो ये काम होना चाहिए हमारी बातों में, हमारे रवैयों में, हमारे सोचों में। तो इंसानी शऊर की जो लॉजिक और मादियत से ऊपर वाली जो सतह है, वो शायरों के पास होती है। अगर शायर अच्छा है, वो शायरों के पास होती है। इसलिए शायरी पढ़ने सुनने वाला आदमी उस वो निचले जो मादियत का लेवल है उससे उठा हुआ होता है। तो शायरी करने वाला खा उठा हो ना उठा हो, वो नशा करके कर रहा हो, लेकिन उसका तखय्युल उठा हुआ होता है। तो इस तखय्युल में जाना, ये हर आदमी को होना, मजदूरों के पास भी ये फन होना चाहिए, और अवाम के पास भी होना चाहिए। क्योंकि शायरी नॉवल अफसाने की तरह नहीं है कि आपको कोई 2 घंटे बैठा लेगी। एक शेर चंद सेकंड लेता है मुकम्मल होने में, और वो आपको एक और दुनिया में ले जाता है। ये काम बहुत अहम है कि शायरी के साथ हमारा अच्छा ताल्लुक हो। एक डोपामिन शॉट मिल जाएगा। हाँ, डोपामिन शॉट मिल जाएगा, बिल्कुल अच्छी बात है। ठीक। सर आपने अभी बात की सिंधी जुबान की और पंजाबी जुबान की भी, तो इसमें कितना अहम हो जाता है ये समझना कि कुछ जुबानें जरा शायरी के लिए ज्यादा मौजू होती हैं, बल्कि एक सवाल के तौर पे भी आप सोचते हैं क्या कुछ जुबानें शायरी के लिए ज्यादा मौजू होती हैं, और कुछ जुबानों में जरा कैनवस बड़ा होता है, अल्फाज ज्यादा वसी होते हैं, अशिया ज्यादा होती हैं जिन पे आप कमेंट कर सकें, इर्द गिर्द का माहौल, ये सारी चीजें किस तरह शायरी में हेल्पफुल होती हैं और किस तरह शायरी के लिए कुछ लिमिटेड भी कर देती हैं रिसोर्सेज, और क्या जुबानों का कंपैरिजन होना भी चाहिए हम्म। शायरी के जिम्मे। असल में एक है, जब आप इंटर लैंग्वेजेस वाली जगह पे आ जाते हैं कि बहुत सारी जुबानों के ऊपर आप बैठे हुए हैं, आपको 10 जुबानें आती हैं, और अब आप देख रहे हैं कि क्या सूरत हाल है। ये एक लेवल और है, इस पे हम बाद में बात करते हैं। लेकिन जो मसलन सिंधी हो, सराइकी हो, पंजाबी हो, बलूची हो, अ, हिंदी जुबान हो, ये अपने अपने दायरे में, अपने अपने कल्चर में अपनी अपनी शायरी करने के लिए बहुत ज़बरदस्त है। कोई जुबान भी घटिया नहीं है। लेकिन जिस तरह से हम हमारा दिमाग पॉलिश होता है काम करने से, इसी तरह जुबान भी जब शायरी के दौर में दाखिल होती है तो एक प्रोसेस में से गुजरती है। बड़े बड़े शायर पैदा होते हैं, फिर वो लफ्ज़ों को चुनते हैं, लफ्ज़ों को बेहतर करते हैं, उनका कुछ लफ्ज़ों को रद्द करते हैं, उनको अपनी शायरी में इस्तेमाल नहीं करते। तो इससे फिर जो समझिए कि एक छलनी सी लग जाती है, जिसके बाद अच्छे अल्फाज, अच्छे असालीब शायरी की सूरत में महफूज हो जाते हैं, और एक स्टैंडर्ड बन जाते हैं कि ये लफ्ज़ शेर में इस्तेमाल होगा, ये इस्तेमाल नहीं होगा। अगर कोई ज़ुबान इस प्रोसेस में से नहीं गुजरी, शायरी के दौर में दाखिल नहीं हुई, तो उसके अंदर ये प्रोसेस चलने वाला नहीं होगा, जिसके नतीजे में फिर हम कह सकेंगे कि ये ज़ुबान अभी अच्छी नहीं है शायरी के लिए। लेकिन मैंने बहुत प्रिमिटिव दौर की बात जुबानों की, जैसे अरबी है, तो अरबी मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले वाली जो शायरी है उसको भी पढ़ा है। तो उसमें अगर आप देखें तो वहाँ पे बहुत रिफाइन किस्म की शायरी हो रही है। इसका मतलब है कि पिछले एक लंबे अरसे से शायरी हो रही थी, लेकिन हमारे पास जो पहुंची है वो काफ़ी बाद की है। तो एक रिफाइन किस्म के अच्छे अल्फाज चुनाव उनके अंदर मौजूद है। तो ये ज़ुबान को शायरी के काबिल और शायरी के नाकाबिल करती है। लेकिन अब हम मिसाल के तौर पर हिंदी, उर्दू, फारसी, इसकी कुछ समझ रखते हैं। तो मेरे ख्याल में उर्दू के मुकाबले में फारसी शायरी के लिए बहुत अच्छी है, और हिंदी के मुकाबले में उर्दू शायरी के लिहाज से बहुत अच्छी है। तो अब ये क्यों हुआ है? क्यों हुआ है कि मेरे जो माइंडसेट है इस्लामी तहजीब के अंदर और इस पहलुओं से, और हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी होना और कल्चर और तहजीब, इसके अंदर जो मेरा दिमाग ढला हुआ है, उसके लिहाज से मुझे फारसी में वही बात, फारसी में आप कहें तो वही मजमून बिल्कुल ठीक, आप कह लेंगे डिटो कॉपी जो है, उर्दू वाला मजमून अगर फारसी में आ जाए तो वो यहाँ लगता है, और उर्दू में हो तो वो यहाँ लगता है, हिंदी में आ जाए तो वो और नीचे लगता है, मजमून वही होगा। तो ये अजीब बात है, ये पता नहीं क्यों ऐसा है। तो इसलिए फारसी जो है ना, वो मुझे मेरे ख्याल में मसलन ज़्यादा अच्छी लगती है। लेकिन ये मैं जुबानों के ऊपर, 3 जुबानों के ऊपर बैठ के बात कर रहा हूँ। लेकिन मैं उर्दू में देखूं
जब तक मुझे फारसी नहीं आती थी तो मुझे उर्दू में क्या बात थी, पंजाबी में क्या बात है। और बल्कि जो ओरिजिनल जुबानें हैं जैसे पंजाबी है, सराइकी है, सिंधी है, इनमें शायरी ज़्यादा गहरी होती है। मसनूई जुबानों में जैसे उर्दू और अंग्रेजी है, ये मसनूई जुबानें हैं, इनमें शायरी उतनी गहरी नहीं होती क्योंकि इसकी रूट्स बहुत गहरी नहीं है। हाँ अलबत्ता उर्दू में वो लफ्ज़ जो पंजाबी से आया हुआ है, तो अगर उसके साथ पंजाबी की वो जड़ें जुड़ गई हैं तो फिर ये गहरा हो जाएगा, वरना ये गहरा नहीं रहेगा। तो मसनूई ज़ुबानों में उतनी अच्छी शायरी नहीं होती जितनी अच्छी शायरी ओरिजिनल ज़ुबानों में होती है। ओरिजिनल ज़ुबानों का मतलब है जो लोगों ने बहुत सारी ज़ुबानें मिलाकर ना बनाई हो, खालिस प्योर अपने इलाके में किसी वजह से पैदा हुई हो। तो पंजाबी में आप देखें तो आपको, वो पंजाबी का ही मुहावरा इस्तेमाल कर रहा हूँ, कि फड़का देने वाली शायरी होती है। उर्दू में गालिब और मीर और इन्होंने बहुत जान पैदा की है, इसमें कोई शुबा नहीं। लेकिन अभी भी ये फारसी के मुकाबले में नहीं आ सकती अगर मज़ामीन के एतबार से और आ, उसके बुलंदी के एतबार से देखा जाए। यानी घटिया मजमून जो हमारी उर्दू में घटिया लग रहा होगा, वो फारसी में जाकर बढ़िया हो जाता है। पता नहीं क्या वजह है उसकी, कोई हमारे दिमाग की सेटिंग खराब हो गई हुई है या क्या है। तो वो एक लगता है कि ये बहुत आला हो गया। अलबत्ता बाज़ ज़ुबानें ऐसी हो सकती हैं जिसमें किसी वजह से नक्स पैदा हो गया हो। तो मैंने जितनी ज़ुबानें जानता हूँ, मेरे ख्याल में मुझे सबसे ज़्यादा शायरी के एतबार से कमज़ोर ज़ुबान अंग्रेज़ी लगती है, सबसे ज़्यादा। इसकी शायरी हमने बचपन से स्कूलों कॉलेजों के ज़माने में पढ़ रहे हैं, तो बड़े बड़े खूबसूरत जुमले होंगे, इसमें कोई शुबा नहीं है। आ, लेकिन जो शेरियत जिसको हम कहेंगे, पोएटिक असलूब, वो अंग्रेजी में उखड़ा उखड़ा लगता है, पता नहीं क्यों। शायद दुश्मनों की जुबान रही है, हमारे आकाओं की जुबान रही है, और वेस्ट के साथ कुछ। लेकिन मुझे लगता है कि वो, पता नहीं क्यों, ये मेरा अपना एहसास है, लेकिन मैंने कुछ और लोगों को भी कहते हुए पढ़ा है, सुना है कि नहीं वो मज़ा नहीं आता, हाँ आप कुछ भी कर लें। तो मैंने एक दफ़ा किसी साहब को कहा कि भाई जो पाकिस्तानी खानों का जायका ना वो मुझे कहीं नहीं आता। तो उन्होंने कहा कि यार तुम्हें ऐसा लगता है, वो मलेशियन को मैंने देखा वो भी यही कह रहे होते हैं। तो शायद ये वजह हो कि हमें अपनी ज़ुबानों में जिनकी हमें जड़ें हमारी दिमाग में घुसी हुई हैं वो अच्छे लगती हों। तो अंग्रेज़ी वाले अपने वो, हम उनको हमारी शायरी अच्छी नहीं लगती, वो समझते हैं कि ये शायरी कर ही नहीं सकते हैं। तो ये इसकी वजह ये हो सकती है। लेकिन बहरहाल मेरे ख्याल में चूँकि उर्दू और फ़ारसी मेरी अपनी बैकग्राउंड की है, पंजाबी उर्दू मैं इनके साथ उतनी ही मोहब्बत रखता हूँ जितनी पंजाबी के साथ है, उर्दू के साथ है। तो इसमें मैं जब ये कह पा रहा हूँ कि नहीं, फारसी में एक क्वालिटी हम हमारी इन दोनों जुबानों से ज़्यादा है, तो कुछ वजह होगी, यकीनन कुछ वजह होगी। तो दूसरी जुबानों में फ़र्क आता होगा। तो इस बुनियाद पर मैं समझ रहा हूँ कि फ़ारसी के मुकाबले में, उर्दू के मुकाबले में, पंजाबी के मुकाबले में मुझे जो अंग्रेज़ी अच्छी नहीं लग रही, तो उसकी वजह कुछ ना कुछ वो होगी जिसको मैं डिस्कवर नहीं कर पा रहा। ठीक सर, ये तो आपने एक रुख आपने हमें समझाया कि किस तरह शायरी जुबान पर डिपेंडेंट होती है। तो अगर इसको दूसरा फ्लिप करके देखें तो क्या ये कहना भी दुरुस्त होगा कि जुबान अपने आप को प्रिजर्व रखने में किसी ना किसी हद तक शायरी की भी डिपेंडेंट होती है, और जिस तरह कल्चर प्रिजर्व रखने में भी शायरी हेल्प करती है? एग्जैक्टली। असल में जो शायरी अगर किसी जुबान में नहीं आएगी तो वो जुबान ही मुर्दा सी बन जाएगी। वो जुबान को जुबान कहलाने के लिए शायरी उसमें होना ज़रूरी है। तो सिर्फ प्रिजर्व करने के लिए नहीं, जुबान को जुबान बनने में शेर की ज़रूरत है, सहारे की ज़रूरत है उसको। और कल्चर की प्रिजर्वेशन हो, और या तहजीब की हो, या मानी की हो, या जुबान की पॉलिश करने की हो, जुबान की तरक्की की हो, उसमें शायरी का रोल बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। हमारी अगर उर्दू में ये गालिब इकबाल, मीर तकी मीर वगैरह पैदा ना होते तो उर्दू अभी बिल्कुल ही थड़े पे बैठने वाली जुबान होती। इन लोगों ने उसको उठाया है, इसमें फारसी के अल्फाज इंट्रोड्यूस करवाए, अरबी के अल्फाज इंट्रोड्यूस करवाए, और उसको वो जो लतीफ़ अल्फाज हैं, सहल अल्फाज हैं, खूबसूरत अल्फाज हैं, उनको चुना है। इकबाल के अल्फाज का चुनाव तो ऐसे, गालिब मीर के यहाँ दर्दमंदी का चुनाव ज़्यादा है, कि वहाँ पे एक दुखी इंसान बहुत नरमी के साथ, सहल के साथ बात करता जाता है।
اقبال کے ہاں غالب کے ہاں ذرا انا شامل ہو جاتی ہے کہ وہ ذرا بلند الفاظ ہیں اس کے چناؤ میں تکبر والے الفاظ ہیں، میں نیگیٹو معنی میں نہیں کہہ رہا، بڑے پن کے الفاظ ہیں۔ اور غالب اقبال کے ہاں آ کر بڑا پن، مذہب کا تقدس، اور کیا اس کو کہنا چاہیے، عظمت شامل ہو جاتی ہے۔ عظمت اقبال کے غالب کے ہاں بھی ہے، لیکن یہ جو عظمت ہے یہ اور طرح کی ہے۔ اس میں آپ کو دیکھیں گے کہ لفظ ایسے لگیں گے کہ آسمان سے اتر رہے ہیں، کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون۔ یہ جو الفاظ کا چناؤ ہے یہ صرف ایک غالب کو ہی سوچتا ہے۔ البتہ جو کہ یہ شاعر ایک ہی درجے کے بڑے ہیں، تو ان کے ہاں کچھ ملتی جلتی چیزیں ہوں گی، وہ آپ کو نظر آئیں گی مختلف جگہوں پر۔ لیکن یہ جو بعض شاعروں کے ہاں بعض مزاج کی وجہ سے وہ چیزیں ہوں گی تو وہ آپ کو نمایاں نظر آئیں گی۔ تو یہ سب چیزیں شاعری جو ہے وہ عطا کر رہی ہوتی ہے زبان کو، کہ کس طرح سے آپ نے روح پیدا کرنا ہے، کس طرح سے آپ نے دبدبہ پیدا کرنا ہے، کس طرح سے آپ نے درد مندی پیدا کرنی ہے، یہ شاعر دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہم نہیں دے سکتے، عام لوگ نہیں دے سکتے۔ تو یہ شاعر اس کو جذبات کا وہیکل بناتے ہیں، کنٹینر بناتے ہیں، کہ جذبات اب کیسے ڈالتے ہیں۔ تو وہ جو سرہانے میر کے آہستہ بولو میں نے شروع میں بات کی، وہ دیکھیے، اور میر ہی کا یہ شعر دیکھیے کہ درد قدر رکھتی نہ تھی متائے دل، قدر رکھتی نہ تھی متائے دل، سارے عالم میں دکھا لایا۔ اب یہ جو کیفیت اس نے شعر میں جوڑ دی ہے، یہ شاعر نے کمال کیا ہے۔ سارے عالم میں دکھا لایا، کیا بات ہے اس میں! تو یہ جو کیفیت کو لفظوں میں ڈھالنا ہے، یہ زبان کو شاعر سکھاتے ہیں۔ یہ کھڑے پہ بیٹھنے والا کسان، کاریگر، یہ نہیں اس میں ڈال سکتا۔ ہاں، کاریگر اپنی چیزیں ڈال رہے ہوتے ہیں، وہ ہماری پنجابی کو لیں گے تو کاریگروں کی زبان بنا دیں گے اس کو، اس میں کاریگروں والے الفاظ، کاریگروں والے ایکسپریشن اس میں ڈال دیں گے۔ وہ اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہر ہر شعبے کا آدمی اپنا کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن شاعر اس میں جذبات، احساسات، لطیف خیالات اس کے قابل کر رہے ہوتے ہیں اس کو، اور اچھے اچھے اسالیب دے رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک تو اس لیے شاعری زبان کی مرہون ہے، زبان شاعری کی مرہون ہے، تو ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ ٹھیک سر، آپ نے بڑی خوبی سے بتایا کیسے یہ دونوں ایک دوسرے پر ڈیپینڈنٹ ہیں، اور آپ نے کچھ شعراء کا بھی ذکر کیا، تو شاعری کے متعلق کچھ ذاتی سوالات آپ سے کرنے سے پہلے ایک کمپوننٹ رہ گیا، اس پہ میں چاہوں گا ہم بات کر لیں کہ یہ جو مبالغہ آرائی ہوتی ہے شاعری میں، جیسے ابھی میرے ذہن میں شعر آ رہا تھا غالب کا کہ رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جو آنکھ ہی سے نہ ٹپکا پھر لہو کیا ہے۔ تو یہ جو مبالغہ آرائی ہے، کیا یہ ضروری ہوتی ہے؟ اس کے بغیر شاعری ممکن ہی نہیں ہے، یا بلا وجہ ایک مبالغہ آرائی کر دی جاتی؟ ہاں نہیں، مبالغہ آرائی قوموں کا مزاج ہے، اور مشاربوں کے ہاں مبالغہ آرائی آ، فطری سطح تک رہتی ہے۔ مبالغہ وہ بھی کرتے ہیں، لیکن وہ فطری سطح تک رہتی ہے۔ ان کے ہاں ایسا مبالغہ نہیں ہوگا جیسے ہمارے ہاں، کہ گر یوں ہی روتا رہا غالب تو ہے اہل جہاں، دیکھنا ان بستیوں کو تم کے ویراں، یعنی اتنا روئے گا، اتنا روئے گا کہ اس کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو سیلاب بنیں گے، سیلاب بنیں گے، تو بستیاں ویران ہو جائیں گی۔ یہ مبالغہ عرب نہیں کرتے ہیں، کم از کم قدیم شاعری میں، کلاسیکل شاعری جو ہے۔ اسی طرح میں نے اس طرح کے مبالغے انگلش میں بھی نہیں دیکھے۔ تو لیکن مبالغہ اصل میں ایمفیسائز کرنے کا ٹول ہے، بات میں وزن پیدا کرنے کا ٹول ہے، بات میں شدت پیدا کرنے کا ٹول ہے۔ تو ہاں، اس لیے وہ شاعری میں استعمال ہوتا ہے، ہر جگہ استعمال ہوتا ہے، اپنی عام بول چال میں بھی۔ مثلا میری والدہ ایک دو دفعہ بات کرتی پھر کہ 10 دفعہ تمہیں سمجھایا ہے، بات ایک دفعہ یا دو دفعہ کی ہوگی، تو اب 10 دفعہ کا مبالغہ جو وہ کر رہی ہیں، تو وہ اس بات کو بیان کرنے کے لیے کہ یہ اہم بات تھی تم نے نہیں سنی، میں تمہیں سمجھا سمجھا کے تھک گئی ہوں۔ تو یہ جو چیز ہے، یہ زور، بات میں زور پیدا کرنے کے لیے ہے۔ اور ہمارے ہندوستان یا فارسی میں بھی اور اردو میں بھی اور پنجابی میں بھی مبالغہ کچھ غیر فطری سا ہو جاتا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن وہ شاعری کے میدان میں مانا جاتا ہے۔ شاعری کے میدان میں اس کو مانا، اس کو مبالغہ کہتے ہوئے بھی مبالغہ غیر فطری نہیں کہا جاتا، اس کو تسلیم کیا جاتا ہے، بلکہ اس کو معنی آفرینی کا ایک ذریعہ سمجھا جاتا ہے کہ اب غالب نے کیا مبالغہ کیا، یہ دیکھو اس کے اتنا روئے گا کہ وہ بستیاں ویران ہو جائیں گی، تو اب یہ غم کی شدت کو اس نے آخری درجے میں بیان کر دی، گویا یوں سمجھا جاتا ہے۔ تو اس لیے اب اس کو، بلکہ ہمارے ہاں جملہ ہی بولا جاتا ہے کہ مبالغہ جھوٹ نہیں ہوتا۔
तो अब मिसाल के तौर पर मैंने अपने उस्ताद की तारीफ कर दी कि वो तो क्या बात है जी, गजाली ये दौरा हैं, या वो हमारे दौर के फलां हैं, वो हमारे दौर के आइंस्टाइन हैं। तो अब ये जब मैं ये जुमले बोल रहा हूँ तो हो सकता है हकीकत के मुताबिक ही हो, लेकिन ये मैं असल में अपने एहसासात को बयान करने में इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो वो कहते हैं ये झूठ नहीं है। अगरचे मेरे उस्ताद आइंस्टाइन ना भी हों, तब भी ये झूठ नहीं है, क्योंकि मैं अपने जज्बात को बयान कर रहा हूँ कि मेरे उस्ताद उतने ही बड़े हैं जितना आइंस्टाइन है। तो अब मेरे जज्बात पहुंच रहे हैं, तो जज्बात झूठ नहीं होते हैं, वो कैफियत है जो मैं बताना चाहता हूँ, तो इसलिए फिर इसको कबूल किया जाता है। लेकिन शायरी में मुबालगा लाजम नहीं है। मुबालगा हमारी ज़िंदगी का एक टूल है लैंग्वेज का, तो उसको हम जितना अच्छा इस्तेमाल करेंगे, हदूद के अंदर रहते हुए इस्तेमाल करेंगे, उतना अच्छा होता है। लेकिन शायरी में बहरल उर्दू में क्या ही बात है उसकी। यानी कि इसको हुस्न जन की ऐनक लगा कर पढ़े। जी हाँ, जी हाँ। ठीक सर, आपसे अब जाती नौयत के शायरी के मुतालिक सवालात आपकी इजाजत से करने थे। पहली बात तो ये कि आप भी शायरी करते रहे, आपने शायरी छोड़ क्यों दी? आह, काश मैं ये कह सकता कि अबादल कुरान, कुरान पढ़ने के बाद, लेकिन वो लबीदी को नसीब हुआ वो जुमला। असल में हुआ ये कि शायरी मैं करता रहा हूँ काफ़ी देर तक, अभी भी कोई ना कोई शेर जुबान पे आ जाता है, और वो सोचता हूँ कि लिख लूँ, लेकिन नहीं लिख पाता। तो जो मेरे दिमाग में जो चीज़ें फंसी रहती हैं, उनकी वजह से मैं फिर वो शायरी नहीं कर पाता, बहुत ज़्यादा काम है या। तो मेरी जो क्रिएटिविटी की सलाहियत है, जो शायरी में इस्तेमाल होती थी एक ज़माने में, वो अब इन कामों में इस्तेमाल हो जाती है, तो ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन सिर्फ ये नहीं हुआ कि शायरी में कर नहीं रहा, शायरी पढ़ने का भी कम हो गया होगा। यानी अब उतनी नहीं पढ़ता जितनी मैं एक ज़माने में पढ़ता था। तो बल्कि जदीद शायर जो अब पैदा हो रहे हैं, जिनके दीवान वगैरह छप रहे हैं, मुझे उनका नहीं पता। मैं अताउल्लाह कासमी, कासमी क्या नाम था उनका, नासिर, देखिए अब ये नाम भी भूल गए हैं। फैज अहमद फैज वगैरह तक बस पड़ा हुआ है, उसके बाद फिर अब डिस्कनेक्शन है। तो वो उसकी वजह दिमागी मसरूफियात है मेरे, मेरी फैकल्टीज सारी जो है ना खप जाती हैं, तो इसलिए मैं शायरी नहीं कर पाता। अलबत्ता रिलीफ के मौक़ों पर, कहीं आते हुए, कहीं जाते हुए, या कहीं बैठे बैठे इत्मीनान से बैठा हुआ, तो एक कोई शेर पॉप अप कर जाएगा दिमाग में कि ये, तो वो उधार है कि बचपन की जो ट्रेनिंग है उसकी वजह से हो जाता है। वो अहमद। कुछ आमद हो जाती है, जी हाँ। तो लेकिन वो उसको जो पॉलिश करने का प्रोसेस होता है वो नहीं कर पाता, तो इसलिए फिर वो भूल भी जाता है, रह भी जाता है। तो ये वजह हुई है। ठीक सर, इसमें मैं जिमनन ये भी पूछना चाहूंगा, आप हमारी थोड़ी सी इसमें रहनुमाई फरमाइएगा। अदील हाशमी साहब बता रहे थे कि जिया मोहिउद्दीन साहब से किसी ने पूछा आप शायरी क्यों नहीं करते, तो उन्होंने कहा कि आई जस्ट डोंट हैव इट, यानी कि मेरे अंदर ये फैकल्टी है ही नहीं। तो कितना लाजमी हो जाता है इंसान जरा अपना बेलाग तजिया करे और मान जाए इस बात को कि नहीं भाई ये मेरे काम करने का नहीं है। हम्म, ये बहुत अच्छी बात है। आ, वो आदमी जो अपने बारे में सही तजिया करके सही जगह पर पहुंच जाए, तो वो बड़ा आदमी होता है। मतलब मौलाना मीना सिंह इस्लाही के नहीं बताया कि मैं शायरी करता था, लेकिन जब शिबली की शायरी छप कर आई, तो मैंने कहा कि मैं शिबली जैसा तो शायर नहीं हो सकता। तो उसके बाद एक शेर भी नहीं कहा। हाँ, वो फख्र से बयान किया करते थे कि उसके बाद मैंने एक शेर भी नहीं कहा। तो ये बात ठीक है, अगर आदमी ने शायरी करनी है तो फिर वाकई इकबाल और शिबली और उस म्यार पे करनी चाहिए, वरना नहीं करनी चाहिए। लेकिन बाज़ लोगों के चूंकि अंदर एक जौक शौक होता है, तो वो फिर करते रहते हैं। बाज़ बाज़ फाल्स शौक भी पैदा हो जाते हैं, कि मिसाल के तौर पर आपने इकबाल को पढ़ा, तो आपने कहा अच्छा आदमी तो ऐसा होना चाहिए, अब आप उस शौक में पड़ गए और खुद शायरी करने लग गए, लेकिन अंदर वो सलाहियत नहीं होती जो पैदाइशी होती है, तो फिर वो उतने बड़े दर्जे को नहीं पहुंचता आदमी। तो ये बात अच्छी है कि आदमी अपना सही तज्जिया करके फैसला करे, लेकिन बाजू का ट्राई करने में हर्ज नहीं है। ठीक सर, अगर मैं एक नाम आपसे पूछूं तो आपके पसंदीदा शायर कौन से? अगर एक नाम पूछें तो वो गालिब है, और अगर तीन नाम पूछें तो मीर, गालिब और इकबाल है। ठीक है, और इन तीनों में से गालिब का इंतखाब करने की क्या वजह है? वो सबको मगलूब करके रखते हैं। ये कह सकते हैं, लेकिन गालिब की जो है ना शेरी साख्त, वो मेरी शायद जबिलत के मुताबिक है। इकबाल के यहाँ मुझे मजहबी तस्कीन हासिल होती है, जोश जज्बा, और वो कुछ बसीरत बहुत बड़ी हासिल होती है। लेकिन गालिब के यहाँ जो नफसियाती चुटकुले हैं, नफसियाती जो लतीफ़ बातें हैं,
वो मुझे गालिब के यहाँ ज़्यादा नजर आती है। मैं गमगीन शायरी को पसंद करने वाला हूँ, लेकिन रोने धोने वाला नहीं। इसलिए मीर मुझे, बावजूद इसके कि जुबान का वो एक पहाड़ है आदमी, इसके बावजूद मैं मीर की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता। मीर को मैंने ज़बरदस्ती पढ़ा था, जब भी पढ़ा ज़बरदस्ती पढ़ा। अलबत्ता बाज़ अशार उसके गालिब से मिलते जुलते हैं, जैसे ले सांस भी आहिस्ता के नाजुक है बहुत काम, आफाक की इस कारगह शीशा गरी का, यह एक क्या बात है। इस तरह की चीज़ें मुझे मीर की पसंद आती हैं। और गालिब में यही चीज़ है। इकबाल में अगर आप ये शेर मीर का देखें तो आपको लगेगा कि शायद गालिब या इकबाल का है। तो जहां पर मीर इस तरह से हो जाते हैं, क्या बात है, वहां पर मैं उनके घर में बैठ जाता हूँ जाके। लेकिन इकबाल के यहाँ जो रोब दबदबा है, वो मैं काफी देर तक कोशिश करता रहा हूँ कि इकबाल के लहजे में शायरी करूँ। लेकिन नहीं की, तो फिर अपनी जगह पे आ गया वापस। लेकिन गालिब को मैंने कभी इस तरह नहीं कहा कि मैं इसके लहजे में शायरी करूँ, लेकिन वो मेरे ऊपर असरअंदाज और तरह से होता है। इकबाल मेरी मजहबी शऊर को असरअंदाज होते हैं, और लिसानी शऊर को। जुबान बहुत अच्छी है उनकी, गालिब से भी अच्छी जुबान है इकबाल की, इसमें कोई शुबा नहीं है। जो लफ्ज़ों का चुनाव है, जो रवानी है, जो खूबसूरती है, जो रोक दबदबा है, जो अजमत है, वो गालिब के यहाँ नहीं है। लेकिन गालिब के यहाँ जो मजमून की है ना, वो इंसानियत है, उसके अंदर इंसान कहीं समाया हुआ है गालिब के अंदर। मीर के अंदर नाकाम आशिक समाया हुआ है। तो मैं चूंकि इंसान वाली शायरी को शायद पसंद करता हूँ, शायद इस वजह से वो मुझे वेवलेंथ, उसकी फ्रीक्वेंसी मुझसे मिलती जुलती है, बस शायद ये वजह है। ठीक। और इसमें ये भी हो सकता है कि गालिब की अपनी जिंदगी बड़ी मायूसी में और बड़ी मुश्किल हालात में गुजरी, इसलिए उसमें इंसानियत के साथ एक इन टच रहने वाला पहलू ज्यादा है। ये कह सकते हैं, वो इंसान को, यानी अपने आप को अंदर से जानता है, ये है उसके अंदर, ठीक बात है। और ये अना और खुददारी की जो बात आपने की थी गालिब के जिम्मे। हाँ, गालिब जो है वो मसलन ये कहता है कि जब सर फोड़ना ठहरा, क्या शेर है उसका, वफा कैसी कहाँ का इश्क, जब सर फोड़ना ठहरा, तो फिर तो तेरा संग दिल तेरा ही संग आत्मा की हूँ। ये बेपरवाही माशूक के लिए काम शायरों में होती है। तो सुबकसर होके क्यों पूछें कि हमसे सरगरां क्यों हो। ये जो अना है इकबाल के अंदर, गालिब के अंदर, ये मैं भी अपने अंदर महसूस करता हूँ। ये बहुत खूबसूरत चीज़ है कि आप बिल्कुल ही बिछ नहीं गए हैं, आप बिल्कुल ही, मोहब्बत भी है, आप कदर भी कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल दरवाजे का सग बंद कर नहीं बैठ गए हैं। ये इकबाल के यहाँ, गालिब के यहाँ नहीं, इकबाल के यहाँ भी नहीं है। लेकिन गालिब, चूंकि इकबाल का मजमून ही दूसरा है, तो इसलिए वो एक एक नॉर्मल इंसान लगता है, कि जो आशिकी में पागल भी है, लेकिन गिरा हुआ भी नहीं है। वो एक एक खास चीज है। तो ये उस गालिब के यहाँ नजर आती है कि मैं, ठीक है, मैं एक बड़ा आदमी हूँ और बस बच के रहो। मैं कोई गिरने वाला नहीं हूँ, सुबक होने वाला नहीं हूँ। तो ये उनके यहाँ पाई जाती है। ठीक सर, हम आज की गुफ्तगू को सम अप करते हैं, और इसको आखिरी सवाल, मुझे लगता है हमने बहुत पॉजिटिविटी आज की एपिसोड में कर दी है शायरों के जिम्मे और शायरी के जिम्मे। तो आखिर में थोड़ा नेगेटिव पहलू पे हम खत्म करते हैं कि शायर आजाद इतने बदनाम क्यों होते हैं। जिसमें अल्ताफ हुसैन हाली साहब का शेर है कि गुनाहगार वहां छूट जाएंगे सारे, जहन्नम को भर देंगे शायर हमारे। असल में शायर जो हैं वो ज्यादातर बेकिरदार लोग होते हैं, बल्कि बद किरदार भी होते हैं। तो जो कहते हैं वो करते नहीं हैं, इस तरह के उनके ऊपर बड़े ऐब होते हैं। अच्छी मजालस में ना जाना, अच्छी सोबत ना होना, ये आम तौर से शायरों के साथ होता है। तो इसलिए फिर वो झूठ बोल रहे होते हैं, अपनी ऐसे ही शान बता रहे होते हैं, कुछ कर रहे होते हैं। तो इसलिए वो शायर, कुरान ने भी तबसरा किया है कि फी कुल्ले वादी यहीमून, उनका कोई पैगाम होता कोई नहीं है, कोई आइडिया होता नहीं है। हर वादी में चक्कर, कभी उसी को, कभी किसी वादी में चले गए, किसी आ, इस वक्त चमचे पे बात हो रही है, कल किसी डेग पर बात हो रही होगी, यही कुछ होता रहता है। तो उनका कोई अपना ख्याल, कोई अपना संजीदा वकार बावकार चीज़ नहीं होती।
लेकिन नबी किसी ने इसको बयान किया कि इन्ना इन्ना फी शेर ला हिकमा, बात शेर ऐसे होते हैं जिसमें हिकमत होती है। तो इसलिए बहुत बुरे भी नहीं है शायर, सारे शायर बुरे होंगे, सारे दोजख में जाएंगे ऐसा भी नहीं है। लेकिन बहरहाल चूंकि उनकी ज़िंदगी आम तौर से अच्छी नहीं होती, उनके आम जिंदगी के जो उनके तरीक़ेकार है उसको देख कर ये कहा जाता है, और मज़ामीन की वजह से भी बहुत फासिकाना मज़ामीन शायरी में आ जाते हैं। शायरी देख कर, इस तरह के मज़ामीन देख कर, या बेहुदा किस्म के अशार, और अगर आप उर्दू वगैरह शायरी पढ़ें तो भरी हुई है, अरबी शायरी पढ़ें भरी हुई है इस तरह की बेहूदगियों से, जो जिनसी मामलात हैं, इस तरह की चीज़ें। तो इस तरह के मज़ामीन की वजह से और उनकी अपनी ज़िंदगी, दोनों पहलुओं से शायरों को इस तरह से देखा जाता है। लेकिन ये लाजम नहीं है कि सारे शायर दोजख में जाएं। तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे। ये भी एक अच्छा वजह है। हो सकती है कि ये लोग जिंदगी की हकीकतों से सरफे नजर करके जरा शायरी में ही धुत रहते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक कैसे, सर। ये भी है इसका। जी। ठीक सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आइंदा एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह अल्लाह हाफिज। ताला खैर से रखे जी आपको, बहुत बहुत अच्छा, माशाल्लाह। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज।